हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 70। इससे पहले इस कहानी के 69 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। निहाल बोलता है कि यार, ये क्या तुम इतनी बड़ी सी रजाई उठाकर ले आई हो? कोई हल्का फुल्का सा लहंगा नहीं था क्या? नव्या थोड़ा सा हल्के से गुस्से में बोलती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। अरे आज के दिन तो सभी लड़कियां प्रिंसेस बनना चाहती हैं, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगना चाहती हैं, समझे तुम? निहाल बोलता है कि ओहो, तो फिर उसके लिए रजाई ओढ़ना ज़रूरी है क्या? तुम हल्का फुल्का चुनरी भी तो उड़ा सकती हो ना। अब तो नव्या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। नव्या थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि मुझे गुस्सा और ज़्यादा मत दिलाओ, लहंगे इतने ही हैवी होते हैं और बड़े होते हैं, तभी तो उनका इतना ज़्यादा फ्लेयर होता है ना। निहाल बोलता है कि मुझे तो ये औरतों की बातें समझ में ही नहीं आती हैं, बिल्कुल पागल होती हैं ये सभी औरतें। चलो अब जल्दी से बाइक पर बैठो। लेकिन तुम इतना ज़्यादा बड़ा सा पार्सल लेकर बाइक पर बैठोगी कैसे? नव्या बोलती है कि क्रॉस करके बैठूंगी। और कैसे बैठूंगी? बीच में लहंगा रख लूंगी, आराम से बैठ जाऊंगी मैं। निहाल ने भी नव्या की तरफ घूर कर देखा, जो कि अभी लहंगे में ही थी। वो एकदम से बोलता है कि अच्छा, और तुम लहंगे में क्रॉस करके बैठ जाओगी आराम से? नव्या बोलती है कि अरे बैठना ही पड़ेगा ना, अब कोई जब दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो सब कुछ छोड़ो, तुम जल्दी से बाइक चलाने पर ध्यान दो। इतना कहकर नव्या सच में लहंगे में ही क्रॉस करके बैठ जाती है। लेकिन उसके लहंगे का पल्लू इतना था कि उसके पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने भी लहंगा जल्दी से बीच में रखा और फिर निहाल को कमर से पकड़कर बहुत ही जल्दबाजी के साथ कहा कि हाँ, अब मैं बैठ गई हूँ, अब बाइक सीधा प्रताप हाउस से रुकनी चाहिए, समझे तुम? निहाल बोलता है कि ओके बॉस। इतना कहकर उसने भी जल्दी से बाइक को स्टार्ट कर दिया और फिर निहाल बाइक चला रहा था और नव्या जो लहंगा पकड़कर पीछे बैठी हुई थी। आखिरकार आधे ही घंटे के बाद निहाल ने बाइक सीधा प्रताप हाउस के गार्डन में आकर रोकी। निहाल बोलता है कि अब उतरो। नव्या बोलती है कि कैसे उतरूं? निहाल बोलता है कि अरे जैसे बैठी थी वैसे ही उतरोगी ना, उतरो अब जल्दी से। नव्या बोलती है कि अरे मैं नहीं उतर पाऊंगी। निहाल बोलता है कि अरे तो लहंगे को नीचे रख दो ना, तब उतर जाना। तो नव्या बोलती है कि मैं लहंगे को नीचे नहीं रखूंगी, ये मेरी अब तक की बेस्ट डिजाइन है, मैं इसे बिल्कुल भी ऐसे नीचे नहीं रखूंगी, समझे तुम? निहाल ने भी थोड़ा सा गुस्से में घूर कर नव्या की तरफ देखा और बोला कि पागल हो क्या तुम? एकदम से लहंगे को नीचे रखो और उतर जाओ जल्दी से। अब लेट नहीं हो रहा है ना तुम्हें? तब से तो बस मेरे खान खा रही थी, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, मेरे कान एकदम से बहरे कर दिए। अब उतरो जल्दी से बाइक से। नव्या बोलती है कि नहीं, मैं नहीं उतरने वाली, मतलब नहीं उतरने वाली, समझे? निहाल ने भी हल्का सा पलट कर पीछे देखा और फिर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि उतरोगी कि नहीं? तो फिर क्या सारी जिंदगी मेरी बाइक के पीछे ऐसे ही बैठी रहोगी क्या? नव्या भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि हाँ, ऐसे ही बैठी रहूंगी, ऐसे ही बैठी रहूंगी, लेकिन मैं उतरने वाली नहीं हूँ। मैं कैसे उतरूँ, खुद ही सोचो तुम, इसे भी पकड़ा हुआ है, लहंगे में भी बैठी हूँ मैं, और फिर कैसे उतर जाऊँ ऐसे ही? तो निहाल भी थोड़ा सा गुस्से में नव्या की तरफ देख रहा था। वो बोलता है कि अरे तो फिर क्या करूँ मैं, बताओ मुझे तुम। नव्या भी अकड़ के साथ बोलती है कि बाइक को स्टैंड पर लगाओ, उसके बाद खुद उतरो और फिर मेरा लहंगा पकड़ो और फिर मुझे भी उतारो। निहाल बोलता है कि क्यों क्यों, नवाब की बेटी हो क्या तुम, जो ये सब कुछ करूँगा मैं? नव्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, नवाब की ही बेटी हूँ मैं। आप जैसा कहा है ना, चुपचाप से वैसा करो, वरना मैं नहीं उतरने वाली इस बाइक से। निहाल भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि यार क्या मुसीबत है? इतना कहकर उसने भी पहले बाइक को स्टैंड पर लगाया और फिर धीरे से बाइक से नीचे उतर गया और फिर उसने नव्या के हाथ में पकड़ा हुआ लहंगा उठाया और फिर उसे भी जमीन पर रखने लगा। तो नव्या थोड़ा सा गुस्से में फिर से बोलती है कि मैंने कहा ना, उसे जमीन पर मत रखना, तो मतलब मत रखना। निहाल बोलता है कि पागल तो नहीं हो गई तुम, ये पैक है, इसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम? चुपचाप से रखने दो मुझे। इतना कहकर उसने लहंगा जमीन पर रख दिया और फिर अपना एक हाथ नव्या की कमर पर लपेटकर उसे भी आराम से बाइक से नीचे उतार लिया। तो वहीं नव्या कुछ देर तक अब निहाल की आंखों में ऐसे ही देखती रहती है और फिर निहाल नव्या की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अब ऐसे क्या देख रही हो तुम, बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ मैं। नव्या को एकदम से हंसी आ गई थी, क्योंकि उस रोमांटिक से मोमेंट को भी निहाल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अगले ही पल नव्या ने भी निहाल को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर लहंगा उठाने लगी। निहाल बोलता है कि लाओ मैं उठा देता हूँ। इतना कहकर उसने लहंगा उठा लिया। नव्या भी आगे आगे बहुत ही स्टाइल में चल रही थी और निहाल जो उस बड़े
से पार्सल को पकड़े हुए नव्या के पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। नव्या सीधा भागते हुई किट्टू के कमरे में जाती है। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने किट्टू सूट सलवार में खड़ी हुई थी। किट्टू ने नव्या की तरफ देखा और फिर एक मीठी सी मुस्कुराहट पास कर दी। नव्या भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आ गई हूँ, चलो अब जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाओ, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब जल्दी से तुम लहंगा पहनकर रेडी हो जाओ। इतना कहकर उसने भी अब अपने पीछे पलट कर देखा जहाँ पर उसे निहाल दिखाई नहीं देता है। नव्या भी अब थोड़ा सा गुस्से में बदबदाते हुए बोलती है कि यार क्या मुसीबत है इस लड़के की, अगर ये गलती से मेरी इससे शादी हो गई ना तो फिर मुझे तो परेशान ही कर देगा ये पूरी जिंदगी। नव्या ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से निहाल लहंगा लेकर अंदर आ गया और फिर लहंगे को लगभग बेड पर पटकते हुए बोलता है कि हे भगवान, इतना भारी सा लहंगा मेरी ये नाजुक सी भाभी कैसे पहन कर चलेंगी। मुझे तो अब सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ये तो मुझसे भी नहीं उठाया गया। तो नव्या थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अब तुम जाओ और जाकर अवनी दी को भेजो यहाँ पर, समझे तुम। निहाल ने भी अब एक नज़र घूर कर नव्या की तरफ एटीट्यूड से देखा और बोला कि ओहो क्या बात है, अभी से ही अवनी दी। नव्या बोलती है कि टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ जल्दी से अवनी दी को भेजो अभी के अभी, मैं और अवनी दी मिलकर किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। निहाल ने भी एक नज़र किट्टू की तरफ देखा और फिर बोलता है कि भाभी ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, थोड़ा संभल कर ही पहनना, बहुत ज़्यादा हैवी है ये। किट्टू ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप से खड़ी रहती है। निहाल भी अब वहाँ से चला गया था और फिर थोड़ी ही देर में अवनी भी कमरे में एकदम से दाखिल होती है। अवनी ने भी बेड की तरफ देखा और कहा कि नव्या तुम लहंगा लेकर आ गई। नव्या बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर बोलती है कि हाँ दी, लेकर आ गई हूँ मैं लहंगा। अवनी ने भी जल्दी से उस लहंगे को खोलकर देखा तो वो लहंगा सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। किट्टू की आंखें भी उस लहंगे पर ही टिक गई थी क्योंकि किट्टू को भी वो लहंगा सच में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तभी नव्या बोलती है कि किट्टू अच्छा है ना ये लहंगा। किट्टू ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा सुंदर है। नव्या बोलती है कि ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट डिज़ाइन है, तुम इसे शादी में पहन लेना और फिर मैं तुम्हारा और रुद्र भैया का एक फ़ोटो शूट करवाऊंगी जो कि मेरे बाद में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। मैं ना इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो लहंगे के पास आ गई। उसने भी अपना एक हाथ लहंगे पर रखा तो उसे सच में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, उसे भी बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी जल्दी ये सब कुछ भी हो जाएगा। उसे अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुशियों की ओर कदम रख रही है। तभी अवनी बहुत ही प्यार से बोलती है कि किट्टू लहंगा देखना अगर हो गया हो तुम्हारा तो अब जल्दी से तैयार भी हो जाओ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो दूसरी तरफ रुद्र भी तैयार हो चुका था। नील उसकी पगड़ी बांध रहा था और जब नील ने उसके सिर की पगड़ी बांध दी तो फिर उसने भी रुद्र को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही गौर से प्यार से देखा। नील बोलता है कि सच में यार रुद्र तू ना किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तेरी शादी हो रही है, वरना मुझे तो बस यही लगता था कि हम तीनों ही भाइयों की शादी हो जाएगी और फिर तू ही रह जाएगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी। लेकिन देखना तूने तो सबसे पहले ही शादी का निर्णय ले लिया और तेरी शादी सबसे पहले हो गई, वो भी इतनी अच्छी सी लड़की के साथ। मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। तभी संध्या और संजय दोनों ही कमरे में दाखिल होते हैं। संध्या ने जब अपने बेटे को व्हाइट कलर की शेरवानी और रेड पगड़ी में देखा तो उसकी आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो रुद्र के पास आती है और फिर उसने भी रुद्र के कान के पीछे काजल का हल्का सा टीका लगाकर बहुत ही प्यार से और ममता से कहा कि आज तो मेरा रुद्र सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम किसी राजकुमार की तरह। मेरा बेटा सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बस किसी की भी नज़र ना लगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम और किट्टू बस हमेशा साथ में खुश रहो और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करो। रुद्र के चेहरे पर भी अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और दिल में थोड़ा सा सुकून। संजय ने भी रुद्र की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो बेटा। रुद्र के चेहरे पर अब एक और मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी
शुभ भी नाचता हुआ सीधा कमरे के अंदर दाखिल हुआ और बोलता है कि पापा पापा पंडित जी भैया को बुला रहे, आप जल्दी से रुद्र भैया को नीचे लेकर चलिए। रुद्र बोलता है कि हाँ मैं चल रहा हूँ। रुद्र ने भी इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। रुद्र ने भी बेड पर रखा हुआ फोन उठाना चाहा तो उससे पहले ही नील ने उसका फोन उठाकर कहा कि आज कोई भी बात नहीं होगी, कोई भी मीटिंग नहीं होगी, कोई कुछ काम नहीं होगा, चुपचाप से जाकर अब मंडप में बैठ जा, समझा। तू तू कहीं भी नहीं जाएगा अब, और आज मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा यार। तेरी शादी है आज, कम से कम आज के दिन तो काम को छोड़ दे, कम से कम आज तो खुश रह ले सबके साथ। रुद्र बोलता है कि नील मुझे फोन दे, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। नील बोलता है कि तेरे जितने इंपॉर्टेंट कॉल है ना आज सारे के सारे मैं अटेंड करूंगा और फिर मैं ही रिप्लाई भी करूंगा, तू जाकर चुपचाप से मंडप में बैठ जा, समझा। रुद्र एक बार फिर से नील से फोन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार संजय ने थोड़ा सा पकड़ कर कहा, रुद्र सुना नहीं तेरे बड़े भाई ने तुझसे क्या कहा है, अब जाकर चुपचाप से मंडप में बैठ जा, अब तेरी कोई भी नहीं सुनने वाला, समझा। शुभ रुद्र को लेकर अब वहां से जा रहा था। शुभ ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र को देखकर बोलता है कि चले भ्राताश्री, फाइनली आज के बाद आप एक दूसरे के हो जाएंगे। रुद्र ने भी थोड़ा सा गुस्से में घूर कर शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, अब तो चलो ना साथ में। रुद्र ने एक बार फिर से नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि मैंने कहा ना आज मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तू जा। फाइनली संजय, संध्या, रुद्र और शुभ चारों ही वहां से चले गए थे, मगर रुद्र को अभी भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। तो वही नील ने फोन देखा तो उसमें अभी वीरू का कॉल था। नील भी वीरू को कॉल करने ही वाला था कि तभी अवनी उस कमरे के अंदर आकर बोलती है कि नील चलो देखो तुम्हें किट्टू को दिखाती हूँ मैं, वो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, सच में आज बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही है हमारी किट्टू। नील थोड़ा हैरानी से बोलता है कि मैं क्यों देखूं, रुद्र देखेगा उसे। अवनी बोलती है कि ओहो तुम भी ना उस नजर से नहीं, कह रही हूँ तुम्हें देखने के लिए, चलो तो सही एक बार देखकर बताओ कि किट्टू में कोई कमी तो नहीं है। इतना कहकर अवनी ने भी नील की बाजू जबरदस्ती पकड़ी और फिर उसे वहां से लेकर जाने लगी। नील ने भी रुद्र का फोन अपनी जेब में रख लिया। इधर दूसरी तरफ वीरू जो कि अभी बेसमेंट में खड़ा हुआ था और वो फोन पर फोन किए जा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा रुद्र को फोन कर रहा था मगर उसका कांटेक्ट रुद्र से नहीं हो पा रहा था, उसकी बात रुद्र से नहीं हो पा रही थी। तो वीरू भी परेशान हो गया था। वीरू ने भी चेयर की तरफ देखा जहाँ से सोनम भाग चुकी थी। वीरू को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बेसमेंट में कई बार चेक कर चुका था लेकिन उसे सोनम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब तो उसे भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र जो कि मंडप में बैठ चुका था। वीरू की जब रुद्र से बात नहीं हुई थी उसने भी अब जय को फोन किया। जय ने भी फोन रिसीव करके कहा कि क्या हुआ है वीरू। वीरू बोलता है कि सोनम भाग गई है और ये सुनकर तो जय जो कि अभी मंडप में देख रहा था जहां पर रुद्र बैठा हुआ था, रस्में कर रहा था, उसके हाथ से लगभग फोन छूट गया था और उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। फोन छूट कर घुटनों तक ही आया था कि तभी नील ने जल्दी से पकड़ लिया और फिर जय ने जल्दी से फोन पकड़ लिया और फिर कान पर लगाया और बोला कि पागल हो गया है कि तू, ये क्या बकवास कर रहा है तू, ये क्या बोल रहा है तू, सोनम भाग गई, वो कैसे भाग सकती है, शादी अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम कह रहे हो कि सोनम भाग गई, ये कैसे हो गया यार। वीरू बोलता है कि यार मुझे खुद भी नहीं पता है कि कैसे भागी है वो, मैंने तो बहुत ही अच्छे से टाइट से बंद किया था उसे, अब पता नहीं क्या हो गया है, वो तो मुझे यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही। अगर गलती से भी वो मंडप में पहुंच गई तो फिर शादी रुकेगी तो रुकेगी, साथ में मुझे भी लगता है कि मेरी सांस भी रुक जाएगी क्योंकि रुद्र सर मुझे ना छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे मुझे उसी वक्त। जय भी अब दांत पीसता हुआ बोलता है कि छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं तुझे, भला इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम, कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो, तुम्हारे हाथ से तो कोई भी नहीं छूट सकता है तो फिर वो कैसे छूट गई तुमसे। वीरू बोलता है कि पता नहीं कैसे छूट गई है, ये तो मुझे भी नहीं पता, औरत थी ना इसीलिए, मर्द होता तो फिर शायद पकड़ कर दबोच लेता मैं। जय बोलता है कि वो क्या तुम्हारे सामने भागी है क्या। वीरू बोलता है कि हाँ, नहीं मतलब मैंने उसे भागते हुए देखा नहीं है। जय का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि जैसे वो सिर पर दीवार मार ले, बहुत ही तेज उसे गुस्सा आ रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने भी नील की तरफ देखा जो कि अभी अवनी से बातें कर रहा था और फिर उसने शुभ और निहाल की तरफ देखा जो कि अभी आपस में बातें कर रहे थे। जय ने कहा कि वीरू कुछ कर, उसे ढूंढ, कुछ भी करके बस सोनम को ढूंढ ले, तो वो बाहर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, बेसमेंट में बहुत सारे रास्ते हैं ना कहीं
उसे चेक कर ले तू जाकर, क्या पता तुझे मिल जाए। अगर उसे पता चल गया ना कि वो प्रताप हाउस के बेसमेंट में ही बंद थी, फिर तो वो तहलका मचा देगी। उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि ये सब कुछ रुद्र सर ने ही किया है। भोली भाली औरत नहीं है वो, बहुत ही ज़्यादा शातिर है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग है उसमें, समझ रहे हो ना तुम। वीरू ने इतना ही कहकर फ़ोन को कट कर दिया, लेकिन उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो कि अग्नि के सामने बैठा हुआ रस्में कर रहा था, लेकिन उसके कानों में बार बार किट्टू के कहे हुए सारे शब्द गूंज रहे थे। उसे इस वक्त थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था। उसके पापा कब आएंगे, उसके पापा आएंगे या फिर नहीं आएंगे, उसके पापा को मेल कर दीजिए सर। ऐसा ना जाने कितनी ही बातें रुद्र के मन में बार बार घूम रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। कि तभी पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को बुलाइए। संजय ने भी अब संध्या की ओर देखा, तो संध्या ने भी अब अवनी की तरफ देखा, तो दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए सीधा ऊपर की तरफ चली गई। संध्या जब कमरे में दाखिल होती है तो उसकी नजर किट्टू पर ठहर गई थी। वो एकदम प्यार से किट्टू को देखने लगती है। इसमें दोहराए नहीं थी कि किट्टू सच में आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सच में वो लहंगा बहुत ही ज्यादा हैवी था। तो वहीं नव्या भी अब किट्टू को देखकर बोलती है कि आंटी बताइए ना कैसी लग रही है किट्टू, सच में सुंदर लग रही है ना। संध्या बोलती है कि एकदम से परी जैसी लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता है कि मेरे उस बिगड़े हुए लड़के को इतनी प्यारी लड़की पसंद कैसे आ गई। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम बेटा किट्टू। किट्टू की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो बोलती है कि आंटी मेरी माँ। तो संध्या ने भी मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी माँ नीचे ही है, आराम से दादी के पास बैठी हैं और बातें कर रही हैं, शादी की रस्मों को देख रही हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। किट्टू बोलती है कि पापा आए। यह सुनकर संध्या एकदम से शांत हो गई थी। उसने फिर थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि देखो किट्टू, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हारे पापा कौन है, बहुत सारे लोग हैं ना नीचे, तुम नीचे चलो, तुम्हारे पापा होंगे तो तुम खुद ही देख लेना। अब चलो नीचे। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसे शादी की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। उसे नहीं पता था कि रुद्र उसे मन ही मन प्यार करने लगा है और उससे शादी इसीलिए ही कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि प्रताप फैमिली उसे अपना चुकी है। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो रहती है वो उस घर की बहू परमानेंट अब बन जाएगी और उस घर के लोग उसे बहू मान चुके हैं। बस उसे तो किसी चीज़ की फिक्र थी, तो बस अपने पापा के आने की थी। एक बार उसके पापा आ जाए और फिर उसकी माँ को संभाल ले तो किट्टू के लिए यही बहुत कुछ था। इतने में ही संध्या फिर से किट्टू की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि चलो किट्टू, अब नहीं तो लेट हो जाएगा। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या, अवनी और नव्या तीनों ही किट्टू को लेकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन किट्टू से तो जैसे चला ही नहीं जा रहा था। वो लहंगा सच में बहुत ही ज्यादा हैवा था। एक तो उसके पैर में इतनी ज्यादा दिक्कत थी और फिर दूसरा वो लहंगा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मगर बहुत ही ज्यादा हैवी भी था। नव्या ने एक तरफ से लहंगे को उठाया और दूसरी तरफ से अवनी ने लहंगे को उठा लिया और फिर किट्टू को देखकर अवनी बहुत ही प्यार से बोलती है कि अब तुम चलो, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, लहंगे की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम है ना तुम्हारे साथ, हम संभाल लेंगे। किट्टू ने भी अवनी की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा कि वो मेरे पैर में। किट्टू ने इतना ही कहा था कि तभी अवनी ने कहा कि मैं जानती हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हें अच्छे से मंडप में बैठा देंगे और रही बात पैर की तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, अब चलो। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो सीढ़ियों के पास आ गई थी। लेकिन उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए सीढ़ियों से। उसने एक कदम सीढ़ी पर रखा और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। रुद्र ने जब किट्टू को सीढ़ियों से आते हुए देखा तो उसकी नजर तो अब किट्टू पर ही ठहर गई थी। वो बहुत ही प्यार से अब किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था। किट्टू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। रुद्र ने तो कभी किट्टू को इतनी खूबसूरत लिबास में देखा भी नहीं था। सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परी रुद्र के लिए आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। इस वक्त रुद्र की आंखें अभी किट्टू पर ही ठहर गई थी। रुद्र की आंखों ने तो जैसे झपकाना ही बंद कर दिया हो। तो वहीं नील की नजर रुद्र पर ही ठहरी हुई थी और किट्टू वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। लेकिन प्रताप हाउस के हॉल में अपने पापा को ढूंढ रही थी वो। उसके पापा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी नजर अपनी माँ पर जाती है, जो कि अभी दादी के पास आराम से बैठी हुई मुस्कुराकर रुद्र की तरफ ही देख रही थी। इस वक्त उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। किट्टू ने फिर रुद्र की तरफ देखा और रुद्र को ऐसा देखना किट्टू को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवा
आ गया था। उसने भी जल्दी से अपनी नज़रें नीचे की और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए सीधा मंडप तक पहुंच गई। जब वो मंडप पर पहुंचती है तो मंडप थोड़ा सा ऊंचा था। मंडप के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी थी और फिर किट्टू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सीढ़ी को कैसे पार करे। इतने हैवी लहंगे में तो वो चल भी नहीं पा रही थी। तो वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और तभी नील बोलता है कि मंडप में क्या बैठा है, आराम से तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है। जा जा किट्टू को हाथ पकड़कर उसे मंडप में लेकर आ। रुद्र भी अब जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर किट्टू के थोड़ा सा करीब आ गया। उसने भी बहुत ही प्यार से अपना एक हाथ किट्टू की तरफ आगे बढ़ाया और फिर किट्टू ने भी रुद्र की तरफ देखा। उसे कहीं से भी अपनी शादी की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो तो अभी भी बस रुद्र को सवाल भरी नज़रों से ही देख रही थी, जैसे उससे पूछना चाहती हो कि क्या उसके पापा आ गए या फिर उसके पापा आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो वहीं रुद्र अब किट्टू के देखने से समझ रहा था कि किट्टू अभी क्या चाहती है, वो उससे क्या सवाल कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए उसने भी बात को झटकते हुए कहा कि हाथ पकड़ो किट्टू। किट्टू अभी भी हैरानी से रुद्र की तरफ ही देख रही थी। इतने में ही संध्या ने बहुत ही प्यार से कहा कि किट्टू हाथ पकड़ो रुद्र का। तो किट्टू ने भी अब अपना हाथ धीरे से उठाया और फिर रुद्र के हाथ पर रख दिया। रुद्र ने भी महसूस किया कि किट्टू का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। रुद्र पहले ही एकदम से गिल्ट में था और फिर थोड़ा और गिल्ट में चला गया था, लेकिन फिलहाल तो उसने सोच लिया था कि वो किट्टू को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, उसका हमेशा साथ देगा, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना कि रुद्र अपने मन में सोच रहा था। कुछ मामलों में ही रुद्र बहुत ज़्यादा कच्चा था, उसे नील से ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी और फिर रुद्र की अकड़ उसे ट्रेनिंग लेने ही नहीं देती थी, क्योंकि उसका ईगो हमेशा उसके बीच में आ जाता था। किट्टू जैसे तैसे अपना लहंगा संभालते हुए मंडप में आ गई थी और फिर रुद्र और संध्या ने भी बहुत ही आराम से किट्टू को मंडप में बैठाया और फिर रुद्र भी आराम से किट्टू के बगल में ही बैठ जाता है। तो वहीं सौम्या भी अपनी बेटी को मंडप में बैठे हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। किट्टू की नज़र जैसे ही अब सामने गई तो उसने अपनी माँ को देखा तो वो एकदम से देखती रहती है। उसकी माँ पिंक कलर की बनारसी साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही थी। तो कभी भी अपनी माँ को इतने महंगे कपड़े नहीं पहना सकती थी, क्योंकि उसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं थी जितनी उसे प्रताप हाउस ने पहनने के लिए मिल गई थी। वो कुछ देर तक तो बस अपनी माँ को ऐसे ही प्यार से देखती रहती है। तो वहीं सौम्या भी अभी अपनी बेटी को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। एक सेकंड के लिए तो किट्टू की आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। फिर उसे अपने पापा की याद आने लगती है। उसने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर धीरे से बिना बोले ही कहा कि थैंक यू सर। रुद्र ने भी किट्टू की बिना लिपसिंग से ही समझ लिया था कि किट्टू उसे अभी थैंक यू बोल रही है। तो रुद्र ने भी बस हल्की सी पलकें झपका दी और फिर बिना आवाज निकाले ही लिपसिंग से ही कहा कि पंडित जी की बातों पर ध्यान दो तुम। किट्टू भी अब समझ गई थी और फिर उसने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मंडप की तरफ देखने लगती है। और वहीं पंडित जी ने भी मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। दोनों ही अब मंडप में बैठे हुए पंडित जी के कहे अनुसार सारी रस्मों को निभा रहे थे। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। कुछ देर के बाद किट्टू ने धीरे से पूछा कि सर मेरे पापा। तो रुद्र बोलता है कि किट्टू मैंने कहा था ना यहाँ पर ध्यान दो। तो फिर किट्टू ने भी अब कुछ भी नहीं पूछा रुद्र से और फिर से वो रस्मों में ध्यान देने लगती है। किट्टू का एक हाथ रुद्र के हाथ पर रखा था तो पंडित जी भी अब किट्टू के हाथ में कुछ ना कुछ रखकर आहुति डलवा रहे थे। किट्टू एक बार अग्नि कुंड में देखती और फिर एक बार अपनी माँ की तरफ देखती। कुछ देर तक तो ऐसे ही रस्में चलती रहती हैं और फिर किट्टू ने एक बार फिर से थोड़ा सा हिम्मत करते हुए रुद्र की तरफ देखा और बोला कि सर मेरे पापा। इस बार रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से में किट्टू की तरफ घूर कर देखा और फिर बोला तो किट्टू की आंखें एकदम से झलक आई थी और वो चुपचाप से रस्में करने लगती है। किट्टू की आंखों में आंसू झलकने लगे थे। रुद्र ने एक नज़र किट्टू की तरफ देखा लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मन ही मन खुद से बोलता है कि क्या करूं किट्टू मैं क्या करूं। तुम्हें शांत कराने के लिए मुझे गुस्सा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सवालों के इस वक्त कोई भी जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं करी है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है मैंने उन्हें, लेकिन ढूंढ नहीं पाया तो मैं तुम्हारे पापा को। लेकिन मैं हमेशा के लिए वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारे पापा को ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें शांत करने के लिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा करना ही पड़ेगा तुमसे। रुद्र भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि
तभी पंडित जी की आवाज़ आती है, इन फूलों को यहाँ पर रखिए। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम भी प्रताप हाउस के बैक साइड के गार्डन में खड़ी हुई थी और इधर उधर देख रही थी कि इस वक्त वो कहाँ पर है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह है। वो जैसे तैसे वीरू की कैद से छूट तो गई थी, लेकिन उसे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कहाँ पर खड़ी है। वहाँ हल्की हल्की रोशनी तो थी, मगर फिर भी सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी किसके घर के बैक साइड के गार्डन में खड़ी हुई है। वो भी इधर उधर देख रही थी कि तभी उसकी नज़र जय पर पड़ती है। जय को देखकर सोनम को थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। वो सीधा भागते हुए जय के पास आ गई। तो वहीं जय जब सोनम को अपने करीब आता हुआ देख रहा था तो उसके तो चेहरे के रंग एकदम से उड़ ही गए थे। सोनम भी जल्दी जल्दी से अब जय के पास आ गई और फिर उसकी बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोलती है कि जय जय मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। देखो देखो मेरा क्या हाल बना दिया है, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था। जय कुछ करो, वो मेरे पीछे आ जाएगा, वो मुझे फिर से किडनैप कर लेगा, मुझे बचा लो जय। जय मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर मुझे उसने किडनैप ही क्यों किया। मेरी तो रुद्र के साथ शादी हो रही थी ना। तो फिर जय भी आंखें फाड़े बस सोनम की तरफ ही देखे जा रहा था और सोनम जो कि अपने ही धुन में बस बोले जा रही थी। और तभी उसने पीछे से किसी की आने की आहट को सुना। उसने भी हल्का सा पलट कर देखा तो वीरू वहां पर धीरे धीरे आ रहा था, जिसने अभी अपने चेहरे पर रुमाल लपेटा हुआ था ताकि सोनम उसे पहचान न ले। सोनम भी जल्दी से अब जय के पीछे आकर बोलती है कि यही है वो जय जिसने मुझे किडनैप किया था, बचा लो मुझे जय, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो ना, ये मुझे फिर से पकड़ लेगा, ये मुझे फिर से किडनैप कर लेगा, मुझे बचा लो जय प्लीज। जय कुछ भी रिएक्ट करता उससे पहले ही वीरू एक कदम सोनम के तरफ आगे बढ़ा और फिर सोनम ने जय को वीरू के ऊपर धक्का दे दिया और वहां से फिर से भाग जाती है। दोनों ही भाई एक दूसरे को संभालने लगे और फिर सोनम को भागते हुए देख रहे थे। दोनों के चेहरे के रंग फिर से एकदम से उड़ चुके थे। तभी दोनों ही एक साथ वापस से होश में आए और फिर जय जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अबे पकड़ पकड़ उसे, नहीं तो मंडप तक पहुंच जाएगी, मंडप तक पहुंच गई ना तो फिर सर की शादी रुक जाएगी, जल्दी जाओ उसे पकड़ अभी क्या भी। तो वहीं सोनम भागती भागती प्रताप हाउस के फ्रंट साइड के गार्डन में आ गई थी। उसने वहां पर देखा तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे मेहमान थे और एक बड़ी सी स्टेज पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर रुद्र और किट्टू की शादी की वीडियो प्ले हो रही थी। ये नजारा देखकर तो सोनम एकदम से हैरान हो गई थी और वो अपनी आंखें फाड़े बस उस वीडियो की तरफ देखे जा रही थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। सोनम कुछ देर तक तो आंखें फाड़े बस उस स्क्रीन को ही देखती रहती है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि उसके साथ रुद्र ने डबल क्रॉस कर दिया है। सोनम थोड़ा सा गुस्से में उस स्क्रीन की तरफ ही घूर कर देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था रुद्र के ऊपर। वो गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि तो रुद्र ने ही मुझे डबल क्रॉस किया है, मतलब रुद्र ने ही मुझे किडनैप करवाया था, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ है। उसे लगता है कि मैं जो कहती हूँ वो मैं करती नहीं हूँ, अभी जाकर ये शादी रुकवाती हूँ। ये रुद्र अपने आप को समझता क्या है। इतना कहकर सोनम अभी एक ही कदम चली थी कि फिर भी उसके मन ने फिर से कहा कि रुक रुक जा सोनम, ये तू क्या कर रही है। हो सकता है रुद्र को खुद ना पता हो कि तू किडनैप हो गई है, तो उसे खुद भी ना पता हो, वरना रुद्र जैसा आदमी जो कि इतना ज्यादा प्रैक्टिकली सोचता है वो इतने अच्छे ऑफर को क्यों छोड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि रुद्र ने ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए तो वो मुझसे शादी करने के लिए माना था। लेकिन अगले ही पल सोनम फिर से खुद से ही बोलती है कि तो फिर खुद ही इस शादी को रोक देता। अगर रुद्र को कुछ भी नहीं पता होगा तो फिर ये शादी नहीं करेगा कभी भी, लेकिन अगर वो खुद ही इन सब चीजों में शामिल हुआ तो फिर उसे ये शादी रुकने का दुख जरूर होगा। जो भी है दोनों ही सूरतों में रुद्र का असली चेहरा मेरे सामने तो आ जाएगा ना। अगर मैं ये शादी रुकवाऊंगी तो उसे जरूर दुख होगा, या तो सही लगेगा। सोनम गुस्से में सीधा घर के अंदर जाने लगती है। उसने मेन गेट की सीढ़ियों पर पहला ही कदम रखा था कि तभी उसके मुंह पर किसी ने अपना हाथ रख लिया और फिर एक हाथ उसके पेट पर रखकर उसे चुपचाप वहां से उठाकर गार्डन की बैक साइड में लेकर आ जाता है। वो कोई और नहीं था, नील था। वही सोनम जो एकदम से झटपटा रही थी और खुद को छुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नील भी रुकता नहीं, उसे वहां से उठाकर सीधा बैक साइड पर ले आता है। सोनम को लेकर वो घर की पिछली तरफ आ गया था। सोनम ने भी थोड़ा सा गुस्से में कोहिनी मारकर नील के पेट पर मारी और फिर नील भी अपना पेट पकड़ लेता है और फिर सोनम जो कि नील की पकड़ से छूट गई, लेकिन नील ने भी अपने चेहरे को ढका हुआ था और सोनम जो काफी ज्यादा गुस्से
गुस्से में नील की तरफ देखकर बोलती है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। नील ने कुछ भी नहीं कहा और तभी पीछे से जय और वीरू भी भागकर वहां पर आ गए थे। अब तो जय ने भी अपना चेहरा बहुत ही अच्छे से छुपा लिया था। सोनम भी एक कदम पीछे हटी ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन जब वो पीछे की तरफ हटी और सीधा जय के सीने से जाकर टकरा गई। सोनम ने भी पलटकर जय की तरफ देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और इतने में ही पीछे से नील ने सोनम की गर्दन पर वार किया और फिर सोनम वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वहीं बेहोश होकर धड़ाम से वो जब नीचे जमीन पर गिर पड़ी तो नील ने भी सबसे पहले अपने मुंह से मास्क हटाया और फिर सोनम की तरफ देखकर बोलता है कि यार क्या आफत लड़की है ये, सच में बहुत ही ज्यादा शातिर लड़की है। अच्छा ही हुआ इससे रुद्र की शादी नहीं हुई, वरना तो ये हम सबको नचा कर रखती, हम सबको जीना हराम कर देती ये लड़की। इसे ना तो बस भगवान ही झेल सकता है। भाई इसका इंतजाम करो जल्दी से जल्दी, और अब ना बिल्कुल भी ये शादी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक तो इसे बाहर भी मत आने देना। नील ने इतना ही कहा था कि तभी सोनम को हल्का हल्का सा होश आने लगा। जय ने भी थोड़ा सा दांत पीसते हुए कहा कि सर ये कैसे बेहोश किया है आपने इसे, इसे तो अभी से ही होश आ रहा है। तो नील ने भी जल्दी से अपना मुंह कवर किया और फिर वहां से जाता हुआ बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये लड़की बाहर नहीं आनी चाहिए, अब कम से कम 1 घंटा तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर नील भी चुपचाप वहां से भागता हुआ चला गया। वहीं जय और वीरू दोनों ही अब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अपने सिर को खुजा रहे थे। कुछ मामलों में वो दोनों ही बहुत ज्यादा शरीफ थे, लड़कियों को ऐसे कभी भी टच नहीं करते थे, यहाँ तक कि लड़कियों को ढंग से आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सोनम को कैसे संभाले। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा लंबी सोच में थे कि तभी वीरू बोलता है कि इसीलिए ही तो मैं कह रहा था कि किसी आदमी को उठवा लेते हैं यार, उसे तो कंधे पर भी टांग कर कहीं भी पटक देता मैं, अब इसे तो हाथ भी लगाते हुए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कैसे उठाऊं मैं इस लड़की को। जय बोलता है कि अरे अब शादी तो रुद्र सर की सोनम से ही हो रही थी तो फिर आदमी को कहाँ से किडनैप कर लेते यार, इसके बाप को करते क्या। अब उठा इसे जल्दी से, नहीं तो इसे फिर से होश आ जाएगा और ये फिर से भाग जाएगी। वीरू भी थोड़ा सा मुंह बनाकर जय की तरफ देख रहा था। जय ने इतने में ही सोनम के पैर को पकड़ लिया और फिर वीरू को देखकर बोलता है कि अरे उठाना इसके हाथ को, जल्दी से पकड़। वीरू जैसे ही सोनम के सिर के पास आया, सोनम ने जोर से एक लात जय के पेट पर मारी और फिर जय ने भी अपना पेट पकड़ लिया और गुस्से में सोनम की तरफ देखने लगा। अब तो उसे सोनम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। सोनम को फिर से भागने का मौका मिल गया था और वो जल्दी से उठती है और फिर वहां से भागने लगती है। वो कुछ भी करके बस रुद्र की शादी को रुकवाना चाहती थी। तो जय ने भी तो अब अपना पेट पकड़ के रखा था, वीरू उसे भागता हुआ देख रहा था। जय ने अगले ही पल अपना पेट छोड़ा और फिर वीरू के कंधे पर एक जोरदार पंच मारते हुए बोला कि साले उसे देखता ही रहेगा क्या, पकड़ेगा भी या नहीं, नहीं तो वो फिर से भाग जाएगी प्रताप हाउस के अंदर, जा जल्दी से पकड़े उसे। ये सुनकर वीरू भी सोनम के पीछे भागता हुआ बोलता है कि ए लड़की, मेरे पहला और आखिरी केस है ये कि मैं किसी लड़की को पकड़ रहा हूँ, चुपचाप से रुक जा भाई, किडनैप किसी लड़की का मत किया करो प्लीज। इतना कहकर वो सोनम के पीछे पीछे भागने लगता है। तो वहीं सोनम इस बार भागते हुए सीधा प्रताप हाउस के अंदर घुस गई थी और फिर उसे सबसे पहले निहाल ने देख लिया था। निहाल ने जैसे ही सोनम को देखा उसकी आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गई और वो मुंह खोले बस उसे हैरानी से देख रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने भी जल्दी से अपना कोट निकाला और फिर भागता हुआ सोनम के पास आ गया। सोनम को कुछ समझ में आता इतने में ही निहाल ने पीछे से सोनम के मुंह पर कोट डाला और फिर उसे उठाकर सीधा प्रताप हाउस के बाहर लेकर चला गया। सोनम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, कौन है जो उसे बार बार अंदर से बाहर लेकर आ जाता है, कौन है जो बार बार ये चाहता है कि ये शादी कुछ भी करके हो जाए। वो लगातार गुस्से में निहाल के कंधे पर हाथ मार रही थी, वो लगातार अपने हाथ पैर को चलाए जा रही थी, उसे बार बार मार रही थी, लेकिन निहाल ने भी सोनम को छोड़ा नहीं था। बाहर ले जाता हुआ वो खुद से ही बोलता है यार कितनी भारी है ये लड़की, इससे तो अच्छी हमारी किट्टू भाभी ही है जो एकदम से हल्की फुल्की सी है, इसे देखो खा खा कर कितनी एकदम से सांडनी जैसी हो गई है और ये कहती है कि मैं डाइट पर हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ। यार इतना भारी कौन होता है, मेरी तो नव्या भी इतनी भारी नहीं होगी जितनी की भारी ये लड़की है। पर कोई बात नहीं सोनम पटेल, मैं तुझे ना अपने भाई की शादी में बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालने दूंगा, कुछ भी करके ये शादी तो अब होकर ही रहेगी।
राक्षसनी कहीं की। निहाल भी अब सीधा सोनम को उठाकर गार्डन में लेकर आ गया था। वो सोनम को उठाए इस बस से चले जा रहा था। उसके सामने जय और वीरू दोनों ही आते हुए दिखाई दे रहे थे उसे। निहाल ने भी सोनम को गार्डन के बैक साइड में उतारा और फिर गुस्से में दोनों की तरफ देखा तो दोनों ने ही कान पकड़ लिए थे। निहाल ने भी काफी ज्यादा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उन दोनों को घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार ये भाग गई ना तो फिर तुम दोनों का सिर फोड़ दूंगा। अगर यहीं पर ही चुपचाप से इस लड़की को कुछ भी करके 1 घंटे के लिए रोको। दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निहाल भी सोनम से एक कदम पीछे हट जाता है। सोनम भी अपने मुंह पर गिरा हुआ कोट को बार बार उठाने ही वाली थी कि तभी इस बार जय ने उसे बिल्कुल वैसे ही पकड़ा हुआ था जैसे कि निहाल ने अभी उसे पकड़कर बाहर लाया था। तभी उसकी नजर सामने खड़ी जिया पर जाती है। निहाल जब सोनम को उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो जिया ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो भी पीछे पीछे उसे देखने के लिए आ गई थी। लेकिन जब उसने जय को सोनम को पकड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और कहीं ना कहीं अब उसे जय के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। तो वहीं निहाल ने भी पीछे पलटकर जय की तरफ देखा और फिर जिया की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से गाना गाते हुए चला गया, बिना ये सोचे समझे कि जय और जिया के बीच में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है अब। तो वहीं जय जो कि सोनम को पकड़ रहा था और सोनम जो छटपटा रही थी, जय पकड़ तो सोनम को रहा था लेकिन उसकी नजरें अभी भी जिया पर ही टिकी हुई थी। तो वहीं जिया भी आंखें फाड़े बस घूर घूर कर जय को देख रही थी। तभी सोनम ने महसूस किया कि उसे जिसने भी पकड़ा है उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो गई है। उसने जान लगाकर जय को जोर से धक्का दे दिया और बिना सोचे समझे बिना आसपास देखे ही वो पीटी उषा बन गई। वहीं जय जो कुछ देर तक तो अब ऐसे ही जिया को देखता रहता है और फिर जिया के सामने ही सोनम के पीछे भाग गई और फिर जिया ने हैरानी से वहीं खड़े हुए वीरू को देखा तो वीरू भी पीछे ही भागता हुआ बोलता है कि भाभी भाभी हम बहुत ज्यादा शरीफ हैं, हम पर ऐसे शक भरी नजरों से मत देखिए आप, हम दोनों ही भाई बहुत ज्यादा शरीफ हैं, लेकिन क्या करें हम कभी कभी शराफत की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। जिया तो अभी दोनों ही भाइयों को ऐसे भागता हुआ देख रही थी। तो वहीं सोनम जो एक बार फिर से प्रताप हाउस के अंदर घुस गई थी और इस बार शुभ जो कि अभी आइसक्रीम बहुत ही प्यार से खा रहा था, उसकी नजर अचानक से सोनम पर पड़ जाती है। तो उसकी आंखें तो फिर हैरानी से फैल गई थी और वो भी अपने सिर को खुजाकर बोलता है कि यार यार ये लड़की इतनी जल्दी गोवा से राजस्थान आ गई, सच में यार बिल्कुल पागल है लड़की है क्या ये। वो भी अपने सिर को खुजाकर फिर बोलता है यार क्या ही करूं मैं इस लड़की का, वो इस वक्त पर कैसे आ सकती है, इसे तो इनवाइट भी नहीं किया था मैंने, क्या भाई ने इसे इनवाइट किया था क्या, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आ गई है शादी में। इतना कहकर उसने भी सोनम को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, जिसने कि अभी जींस टॉप पहना हुआ था। वो बस मंडप की तरफ ही जल्दी जल्दी बढ़े जा रही थी। वो मंडप तक पहुंचती उससे पहले ही शुभ भी भागता हुआ उसके सामने आ गया और फिर उसने भी सोनम की बाजू पकड़ ली। सोनम ने भी शुभ की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। शुभ ने भी ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा था और ब्लैक कलर के रुमाल से ही अपना चेहरा लपेटा हुआ था। शुभ ने अगले ही पल अपनी जेब में से वाटर जैसा कुछ निकाला और फिर उसे सोनम के पेट पर लगाते हुए बोलता है कि हिलने की कोशिश भी की ना तो फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर ही मारकर ढेर कर दूंगा, समझे तुम। सोनम इस वक्त जिस स्थिति में थी वो एकदम से घबरा गई थी। उसने भी डर के मारे देखा भी नहीं कि शुभ के हाथ में बंदूक है भी या फिर नहीं, बल्कि वो तो बस आंखों में पानी लिए शुभ की तरफ ही बहुत ही उम्मीद से देखे जा रही थी। शुभ वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था कि फाइनली सोनम का फड़फड़ाना उसने रुकवा ही दिया और फिर शुभ भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं, मेरे साथ मेरे बेडरूम में है। सोनम अभी भी आंखें फाड़े बस शुभ की तरफ ही देखे जा रही थी। वहीं शुभ खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अबे साले ये कैसे डायलॉग मार रहा है तू इस चुड़ैल के सामने, एकदम चीप जैसा डायलॉग मारा है तूने, तुझ में तो ऐसे डायलॉग सूट भी नहीं करते हैं बेवकूफ कहीं का। लेकिन अगले ही पल उसने भी अब जल्दी से अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भरा और फिर सोनम की तरफ देखकर बोलता है कि तुम जानती भी हो कौन हूँ मैं। सोनम तो आंखें फाड़े बस शुभ की तरफ ही देखे जा रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा रुद्र और किट्टू की शादी हो पाएगी या फिर रुकवा देगी सोनम पटेल इस शादी को, क्या होने वाला है इस कहानी में आगे, ये सारी चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। क्या सच में नरेन आएगा रुद्र और किट्टू की शादी में या फिर किट्टू की नजर में हमेशा के लिए गिर जाएगा रुद्र, क्या होने वाला है कहानी में, देखते रहिए दर्द से मोहब्बत।